जी, स्टार्ट कर सकते हैं कॉलेज हम में ही लोग। हैं दिलीप बाबू? नहीं नहीं सर, ठीक है, ठीक है। हम शुरू परीक्षा एक चल रही है, दो तीन। खत्म हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तो जानकारी थी, इसीलिए आपको ये भी हुई। हाँ, तो तो कॉलेज में हैं। चला जाए, प्रोग्राम स्टार्ट किया में, जाए अब। हाँ हाँ करेक्ट, हाँ। रोहित, जी, रोहित, स्टार्ट किया जाए। शुरू किया जाए। जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो आज इस सृजन संध्या संस्थान की ओर से सहजानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती श्रृंखला, वेबिनार श्रृंखला के 11वें सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत है, सबका नमन है। आज आपके सामने आज के मुख्य अतिथि हमारे प्रोफेसर तपन कुमार सैंडिल हैं, जो आज के वक्ता होंगे। और इनका इनके बारे में परिचय कराना, क्योंकि ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, इस हैसियत से लोग न्यूज़पेपर्स में इनकी लेखों, इनकी आर्टिकल्स पढ़ते रहे हैं। वर्तमान में प्रोफेसर तपन कुमार सैंडिल पटना में स्थित कॉलेज ऑफ कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स में, आर्ट्स एंड साइंस में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हैं। इसके पहले यह जो आज कॉलेज है वह पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के तहत है। प्रोफेसर तपन कुमार सैंडिल की आज 3 दशक से ज्यादा लंबी शिक्षण सुधार थी, और एक अच्छे प्रशासक के रूप में यह यात्रा रही है। इसके पूर्व टीपीएस कॉलेज पटना में प्राचार्य थे। उसके पूर्व मंझौल आरसीएस कॉलेज मंझौल बेगूसराय में प्राचार्य थे। जीडी कॉलेज बेगूसराय में, जो ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय दरभंगा के तहत है, वहां पर ये प्राचार्य रहे। उसके पूर्व प्रो वाइस चांसलर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी भोजपुर, बाद में फिर वहाँ कुछ दिन वाइस चांसलर भी बने। फिर प्रो वाइस चांसलर भागलपुर यूनिवर्सिटी भी रहे। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना बिहार के भी ये वाइस चांसलर के रूप में कार्य किए हैं। तो ये तो इनकी रही प्रशासनिक यात्राएं। अब ये अपने बैच के अर्थशास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। प्रोफेसर तपन कुमार सैंडिल अभी आज से 32 साल पहले अपना करियर शुरू किए थे मध्य प्रदेश के एक आर्यन कॉलेज से, रविंद्र कॉलेज से। इसके बाद क्रम चलता गया, तो टीचिंग और रिसर्च के माध्यम से ये अपनी प्रतिभा को बिखेरते रहे हैं। यह एक किसानी परिवार से हैं। किसानी को अच्छी तरह से इन्होंने जाना है, पहचाना है। इसलिए आज इन्होंने जो टॉपिक रखा है वह रखा है स्वामी सहजानंद और भारतीय किसान। तो चूंकि इनके डीएनए में किसानी है, इसलिए ये अपने जो देखा है जिंदगी में, जो अनुभव किया है, उसके साथ साथ उसका चर्चा ये करेंगे। इसके अलावे इनके लगभग 34 से ज्यादा रिसर्च पीएचडी स्कॉलर्स इनके रहे हैं, जिसको पीएचडी को सुपरवाइज किया है। और ये अभी वर्तमान में एकेडमिक इंटरेस्ट इनकी इतनी है कि चीफ एडिटर बिहार इकोनॉमिक जर्नल, एसोसिएट एडिटर इंडियन इकोनॉमिक जर्नल के रूप में भी ये रहे हैं, तथा ये बहुत सारे पत्रिकाओं के, जर्नल्स के एज ए एडिटोरियल एडवाइजरी बोर्ड में हैं, जिसमें कि मुख्य इंडियन इकोनॉमिक जर्नल भी है। और इन्होंने सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप्स बहुत सारे चेयर किए हैं। इसके साथ साथ ए लाइफ मेंबर है इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन ऑफ बिहार, इंडियन सोसाइटी ऑफ द लेबर इकोनॉमिक्स। इस तरह से जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य के रूप में आजीवन सदस्य भी हैं। इसके साथ साथ काफी
संस्थाओं के मेंबर्स भी हैं। एग्जामिनर्स बोर्ड पीएचडी का जो होता है उसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के हैं, सेवरल एक्सपर्ट कमिटीज में हैं, सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अंदर मेंबर हैं, मेंबर सिंडिकेट एलिमितला यूनिवर्सिटी है, मेंबर सिंडिकेट कॉन्स्टेंट यूनिवर्सिटी, examination boards of the different university all over the country. He has edited or written more than 16 books and all books are in the international report. अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तकें वे लिखे हैं। इनकी लगभग 7 दर्जन से ज्यादा रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ है और इसके साथ साथ ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व के और अन्य देशों में भी अपना पेपर पढ़ करके अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बैंकॉक में, भूटान में, बाली, मलेशिया तथा और साउथ एशियन कंट्रीज के तहत भी इन्होंने अपने लेख और आलेख का प्रदर्शन किया है। तो प्रोफेसर तपन कुमार सैंडिल, इनके बारे में यदि और चर्चा करेंगे तो पूरी सेमिनार इन पे ही हो जाएगी, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि इन्होंने जो अपनी एकेडमिक स्किल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल का परिचय जो दिया है वो अपने आप में बेमिसाल है। पत्र पत्रिकाओं में भी अभी जो न्यूज़पेपर्स में आप देखेंगे तो विगत 4 वर्षों से हम ध्यान दे रहे हैं, प्रायः पटना के अखबारों में इनकी जो तात्कालिक समस्याएं हैं, तात्कालिक जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज हैं उस पे आते रहा है। पिछले 4 दिन पहले इन्होंने किसान पर एक बहुत अच्छा आलेख पटना के न्यूज़पेपर में आया था, जिसे हमने भी पढ़ने का मुझे मौका मिला था। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रोफेसर तपन कुमार सैंडिल एक केवल एडमिनिस्ट्रेशन के ही आदमी नहीं हैं, एक केवल प्रिंसिपल और वाइस चांसलर ही नहीं रह चुके हैं, बल्कि एकेडमिक इंटरेस्ट इनका ज्यादा है कि पत्र पत्रिकाओं से लेखन से लेकर शोध तक इनकी छवि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रही है। तो आज आपके सामने ये अपना विचार रखेंगे स्वामी सहजानंद और भारतीय किसान। ये अपनी बात 40-45-50 मिनट तक रखेंगे। 50 मिनट के बाद फिर जो हमारे श्रोतागण हैं वे क्वेश्चंस अपना रेज करेंगे और उनके क्वेश्चंस जो आएंगे मैं इनको बताऊंगा और इसका कुछ क्वेश्चंस का जवाब भी देंगे। तो क्रॉस टॉक भी होगा और इसके बाद हम इस फंक्शन की समाप्ति करेंगे। तो हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं डॉक्टर प्रोफेसर तपन कुमार सैंडिल का, जो आज के हमारे वक्ता हैं। तो प्रोफेसर तपन कुमार सैंडिल, आप अपनी बात करो। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, आपने बड़ा लंबा विस्तार से मेरे बारे में रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सीधे विषय पर आना पसंद करेंगे क्योंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती और कृषक आंदोलन और किसान के संबंध में, तो आज जो हम लोग इस वेबिनार में जुड़े हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती को लेकर, तो इस विषय पर आने के पूर्व मैं अपने इस लेक्चर को 3 खंड में बांटकर सारी बातें आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। 1-2 लाइन में पहले ये बताना पसंद करता हूं कि स्वामी जी का जन्म स्थान और स्वामी जी का जन्म और किस परिवेश में और किस वातावरण में स्वामी जी का जन्म हुआ। सभी लोग जानते हैं कि 1889 महाशिवरात्रि का दिन एक साधारण किसान परिवार में गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील के दुल्हपुर रेलवे स्टेशन के निकट शदियावाद परगने के देवा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। तो इसमें कई बातें आ गई। पहले जन्म 1889, वेरी इंपॉर्टेंट दिन, शिवरात्रि, बहुत शुभ दिन। परिवार एक साधारण किसान वर्ग, गाजीपुर जिला का सैदपुर तहसील दुल्हपुर रेलवे स्टेशन के निकट सादियावाद परगने का देवा गांव। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है
कि इनके जीवन से जुड़ा हुआ कुछ तिथि बड़ा महत्वपूर्ण है। जन्म के साथ ही 1889 से इनकी शादी, जब ये 16 वर्ष के थे तो 1905 में इनकी शादी हुई। संयोगवश 1906 में इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। छोटी ही उम्र में इनकी माता जी का भी मृत्यु हो गया था। आप यही समझिए कि 89 में इनका जन्म हुआ और 2 से 3 साल 1892 में इनकी माता जी का भी देहावसान हो गया। बचपन में जो बचपन का नाम था इनका कि नवरंग राय, ये बचपन का नाम था इनका, नवरंग राय। तो हम लोग कुछ तिथि से वाकिफ हो रहे थे कि स्वामी जी का जन्म 1889 में महाशिवरात्रि के दिन हुआ। बचपन का नाम नवरंग राय, शादी 1905, पत्नी का स्वर्गवास 1906 और माता जी का भी स्वर्गवास 1892। So these are all important dates related to Professor स्वामी सहजानंद सरस्वती। आज हम लोग इस 21वीं शताब्दी की दौर से गुजर रहे हैं। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का कृषकों किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन, यानी कि आंदोलनरत होने का इतिहास एक आध्यात्मिक खोज के ही तथ्यों में निहित है। नवरंग राय से स्वामी सहजानंद, अब देखिए, नवरंग राय से स्वामी सहजानंद बनने के बाद उन्होंने योग सीखना चाहा। इसकी प्राप्ति की प्रबल आकांक्षा के साथ वे सच्चे योगी एवं ईश्वर के तलाश में निकल पड़े। इसके लिए वे जंगलों में, पहाड़ों में, तीर्थ स्थानों में काफी भटके। प्रारंभिक जीवन में स्वामी जी जो हैं वे ईश्वर की तलाश में घूम रहे थे और ईश्वर को ढूंढने के क्रम में संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने काफी अध्ययन किया और साधु सन्यासी की संगति और संस्कृत शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए फिर भी वहां उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी। जब ये जंगल में घूम रहे थे, पहाड़ों में घूम रहे थे, तीर्थ स्थानों में घूम रहे थे, संस्कृत के ग्रंथों को अध्ययन कर रहे थे और संस्कृत के शिक्षण संस्थानों में भी जा रहे थे, लेकिन इन्हें ईश्वर कहीं प्राप्त नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। उन्हें संस्कृत शास्त्रों में पंडित होने का गौरव एवं दंडी स्वामी अद्वैतानंद, एक अद्वैतानंद सरस्वती का उनको सानिध्य प्राप्त हुआ, सानिध्य प्राप्त हुआ। तो स्वामी अद्वैतानंद से प्रभावित होकर स्वामी सहजानंद ने उनसे दंड ग्रहण किया और वे स्वामी सहजानंद सरस्वती बन गए। मेरा कहने का अर्थ यह है कि नवरंग राय से कैसे वे स्वामी सहजानंद सरस्वती बने। जब वे स्वामी अद्वैतानंद से प्रभावित होकर उनसे शिक्षा ग्रहण किया और इनसे दंड ग्रहण किया और वे स्वामी सहजानंद सरस्वती बन गए। इतना होने के बाद भी उनकी अपने ईश्वर से मुलाकात नहीं हो सकी। अगर ईश्वर की प्राप्ति के रूप में कोई मिला तो वह किसान मिला। इसी कारण स्वामी सहजानंद ने किसानों को ही अपना ईश्वर मान लिया। सारे ईश्वर की खोज में जब स्वामी जी निकले तो कहीं ईश्वर उन्हें नहीं मिला, लेकिन इस क्रम में, इस खोज की यात्रा में, ईश्वर की प्राप्ति की खोज की यात्रा में उन्हें कौन मिला? तो किसान मिला। इसी कारण स्वामी सहजानंद ने किसानों को ही अपना ईश्वर मान लिया,
जिसकी चिंता स्वामी जी के चित्त में हमेशा बनी रही। स्वामी सहजानंद ने अपने कृषक आंदोलन, किसान आंदोलन प्रारंभ होने के इतिहास के बारे में स्वयं ही लिखा कि किसान आंदोलन के शुरुआती के दौर में उन्होंने लिखा कि भारतीय किसानों का आंदोलन बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। अब देखिए, इसका हिस्टोरिकल थोड़ा सा जाऊंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं जाऊंगा कि हिस्टोरिकल कि भारतीय किसान का आंदोलन बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है और बहुत पुराना है। दरअसल में इस आंदोलन के बारे में लिपिबद्ध वर्णन का बहुत बड़ा अभाव है। यानी यह एक त्रुटि ही हम लोग मान लें कि भारत में किसान आंदोलन बहुत पुराना है और लेकिन कोई लिपिबद्ध तरीके से हमारे सामने आज भी नहीं है। समझिए कि ये एक भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा एक त्रुटि है। यदि 100 साल के पहले की बात देखिए, आज से 150 साल पूर्व की बात आप सोचिए, 100 साल पूर्व की बात आप सोचिए, मानिए 100 से 1.25 साल, हम एक अंदाज से बता रहे हैं आपको कि 100 से 100 साल के पहले की बात देखें तो हमारे यहाँ मुश्किल से इस आंदोलन की बात कहीं लिखाई कहीं छोटा मोटा आपको लिखा हुआ कहीं मिल जाता है। इसकी वजह अनेक हैं, कई कारण हैं इसके कि क्यों ऐसा हुआ। कई कारण हैं जिन पर विचार करने का आज उतना मौका नहीं है कि हम क्या वजह है, क्या कारण है कि 100-1.25 साल पहले की बात, किसान आंदोलन इतने ओल्ड हैं, पुराने हैं, प्राचीन हैं, लिपिबद्ध नहीं हैं, एक त्रुटि इसमें रह गई थी। तो इसके कई कारण हैं, लेकिन आज हम अगर कारण पर जाएंगे तो काफी समय लगेगा, तो हम आज उस कारण में फंसना नहीं चाहते हैं। लेकिन इतना बता देना चाहते हैं कि जब यूरोपीय देशों में किसान आंदोलन, यूरोपीय देश में अब देखिए कि किसान आंदोलन बहुत पुराना है, तो कोई वजह वैसा नहीं है कि यहाँ भी वैसा ही भारत में वैसा ही था कि किसानों की दशा सर्वत्र एक सी रही है, हमेशा एक रही है, प्राचीन समय से लेकर आज तक। मैं आजादी के पहले और आजादी के बाद और वर्तमान समय सभी बातों को थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करने का प्रयास करूंगा। और स्वामी सहजानंद सरस्वती के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि 100 साल पहले की बात, हम 100 साल की बात नहीं करें तो कम से कम आजादी से ही बात करें कि 70 साल और आजादी के करीब होने के बाद हम देखें कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो किसान आंदोलन था उसका क्या रिलीवेंस, आज के डेट में क्या रिलीवेंस है। तो हम आज भी बात करते हैं कि इस युगांतकारी समय में हमने कई फेज विकास का देखा, आर्थिक विकास का। एक फेज हम 90s के दशक में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का भी फेज देखा, और वर्तमान में भी हमारी सरकार जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी कई स्लोगन भी दे रहे हैं किसानों को लेकर कई पॉलिसी भी बनाई जा रही है। पिछले साल भी कहा गया था कि किसान के इनकम को दोगुना करने की रणनीति तैयार की गई थी। तो सरकार भी कहीं न कहीं सजग है किसान को लेकर, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है। बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि प्राचीन समय से 80 से 90% पॉपुलेशन भारत का किसान पर आश्रित। आज भी बोलते हैं 65%, 60 से 65% पॉपुलेशन कृषि पर ही आधारित है और किसान ही देश का रीढ़ है। ऐसा हम लोग आज भी मानते हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और भारत का रीढ़ जो है एग्रीकल्चर है और वो किसान ही है। अगर किसान पर हम ध्यान दें तो भारत विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। लेकिन जो विषय आज है स्वामी जी को लेकर, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को लेकर कि कैसे किसान को माने आजादी देना चाहते थे और उन्होंने बड़ा नजदीक से देखा था
कि भारतीय किसान की कितनी दयनीय स्थिति है। क्यों वो आंदोलन शब्द का उन्होंने प्रयोग किया कि कृषक आंदोलन क्यों? क्या स्वामी जी ने क्या देखा कृषक में कि कृषक के आंदोलन को लेकर उन्होंने पूरे अपने जीवन को उसी में लगा दिया कि भगवान अगर कोई है तो किसान है इस देश में, और किसान की स्थिति बड़ा दयनीय है और किसान को सुधारना, किसान की हालत को सुधारना बहुत जरूरी है। तो आज से 50 या 100 साल पहले जमींदारों और सूदखोरों ने उन्हें सर्वत्र बुरी तरह सताया है और सरकार ने भी इन उत्पीड़ितों को साथ देती रही है। फलतः किसानों के विद्रोह सर्वत्र होती रही, हमेशा होती रही, हमेशा किसान विद्रोह करता रहा। तो इन कथनों से यह ध्वनित होता है कि स्वामी जी के हृदय में किसानों की पीड़ा के अनुभव भरे हुए थे। आप देखिए, स्वामी सहजानंद ने स्वयं ही बात को लिखा कि भारतीय किसान बहुत कष्ट में थे, भारतीय किसान की स्थिति बहुत दयनीय थी। आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी हम देखते हैं भारतीय किसान को, तो भारतीय किसान काफी माने दयनीय स्थिति से गुजर रहे थे। इसी के कारण उन्होंने कहा कि जो कथन था इनका, उससे ये ध्वनित होता है कि स्वामी जी के हृदय में किसानों के पीड़ा एकदम भरा हुआ था, जिन्हें संगठित कर उन्होंने अधिकारों के प्राप्ति करना आवश्यक समझा। उन्होंने उनके प्रयासों के ही परिणाम हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय किसानों, अब ये समझिए कि जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय किसानों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था, जिसके कारण 1 minute, I am sorry Dilip ji, examination is over, just I am sign 1 and 2 in on the packet, then I will join you. I am sorry, packet is coming, so that स्वामी सहजानंद सरस्वती के कृषकों की समस्या के लेकर काफी चिंतित थे और उन्होंने बताया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय किसानों ने बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके कई कारण थे कि किसानों का आंग्ल सरकार और जमींदारों के जुल्म एवं शोषण का शिकार हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि किसानों का आंग्ल सरकार और जमींदारों का जो जुल्म था और जो शोषण का वो शिकार हो रहे थे। तो स्वामी सहजानंद ने प्राचीन काल के किसानों के आंदोलन के बारे में चिंतन किया और इस संदर्भ में लिखा था। अपनी कई पुस्तक उनकी पढ़ने का मौका मिला, जिसमें वॉल्टेयर ने भी लिखा था और इन्होंने भी लिखा कि तो क्यों भारतीय किसान यूं ही आंख बंद करके, उन्होंने लिखा है कि क्यों भारतीय किसान यूं ही आंख बंद करके सारे कष्टों को गले गधे बैलों की तरह चुपचाप बर्दाश्त कर लेते रहे हैं और उनके विरोध में उसने सर नहीं उठाया है। ये बात समझ के बाहर है। माना कि आज के जमींदार 150 साल पहले नहीं थे, मगर सरकार तो थी। जमींदार उस समय आज वाले जमींदार नहीं थे, लेकिन सरकार तो थी। और सूदखोरों, बनिए, महाजन, ये सभी तो हमारे समाज का एक बनावट था कि सूदखोर भी थे, बनिए भी थे, महाजन भी थे। तो जमींदार और सामंत तो उस समय भी हमें अपने समाज में दिखाई पड़ता था। सामंत वर्ग भी मौजूद था। फिर तो कर भार, गुलामी और भीषण सूदखोरी एकदम समाज में व्याप्त था। यही समझ लीजिए कि प्राचीन समाज में हमारे यहाँ जो था कि गुलामी और भीषण सूदखोरी का एक साम्राज्य था। और आप देखें कि उस समय भी किसान चुपचाप उसको सहन करते रहते थे। विश्व में जो भी क्रांति और किसान आंदोलन हुए
उन क्रांतियों की भागीदारी में किसानों की प्रमुख भूमिका रही है और इसके कई अपवाद भारतीय किसान आंदोलन के परिदृश्य में भारतीय किसान नहीं आपको हो सकते हैं, चाहे वो आधुनिक भारतीय इतिहास की किसान सभा और किसान संगठनों के रूप में यूं ही क्यों नहीं हो, लेकिन भारतीय, आप देखिए कि भारतीय किसान कह सुनाऊं के स्थान पर कर दिखाऊं, अब ये उल्लेख मिलता है कई किताबों में कि भारतीय किसान कह सुनाऊं के स्थान पर कर दिखाऊं में विश्वास करता है। इसी कारण ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहारिक विरोध किसान संसार के तरफ से सदा से होते आए हैं। किसान तो सदा ही मुक्त बानी रहा है, इसे बानी देने का यत्न पहले कब किसने किया ये पता नहीं, लेकिन कर्म, भाग्य, भगवान, तकदीर और परलोक के नाम पर हमेशा ही चुपचाप कष्ट सहने, संतोष करने तथा पशुवत जीवन बिताने के ही उपदेश इसे दिए जाते रहे हैं। ये जीवन था हमारे भारतीय किसान का, और किसानों के विपक्षी शोषकों को ईश्वर का अंशावतार कर उन्हें उनके जुल्मों को सहने के लिए कहा जाता था। अब सिनेमा वगैरह में भी, कई सिनेमा में भी ऐसा आप देखते होंगे कि कैसे वो जुल्म भी करते थे। तो किसानों के विपक्षी शोषकों में ईश्वर को अंशावतार कहकर भी कई जुल्म किया जाता था। इसलिए किसान उनके जुल्मों में भी अपना कल्याण समझता था, जुल्म करने में भी किसान ये समझता था इन कल्याण की बूटी न तो और भी जहर का काम किया और न उन्हें गूंगा बनने दिया। तो कभी कभी हम देखते हैं कि उबकर परेशान होकर उन्होंने अमली आंदोलन ही किया और तत्काल वह सफलीभूत भी हुए, सफलता भी मिली। उससे उनके कष्टों में थोड़ा मोड़ा कमी हुई। आंदोलन होता रहा, अपने कष्ट को लेकर आंदोलन करता रहा किसान, और बहुत मिनिमाइज उसको मदद मिली। अब देखिए कि आंग्ल सरकार की औपनिवेशिक नीति जो थी, उसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था प्रशासन जो था, चूंकि मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का आदमी हूँ, चूंकि अर्थशास्त्र के स्टूडेंट होने के नाते मैं उस पहलू को भी मैंने देखने का प्रयास किया है कि औपनिवेशिक नीति के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था, प्रशासन और भू राजस्व प्रणाली में तेजी से परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों में सर्वाधिक असर किसानों पर ही पड़ा। देखिए, एक बार पुनः मैं इस बात को कहने जा रहा हूं आपसे, हमारे पार्टिसिपेंट्स और लर्नेड जो भी हैं, कि आंग्ल सरकार की औपनिवेशिक नीति के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था, प्रशासन एवं भू राजस्व प्रणाली में तेजी से जो परिवर्तन हुआ और इन परिवर्तनों में सर्वाधिक असर अगर किसी पर पड़ा तो वो किसान पर पड़ा। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप भारतीय किसान की हैसियत सिर्फ काश्तकार, बटाईदार या खेतिहर मजदूर की हो गई। खेतिहर मजदूर ही आप कहिए, आपको सिर्फ हम कहते हैं काश्तकार, बटाईदार, खेतिहर मजदूर, तो उनकी कृषकीय प्रवृत्ति और स्वभाव निरंतर कृषि विमुख होता गया और भूमि छोटी छोटी अलाभकारी जोतों में विभाजित होती गई। दस्तकारी उद्योगों के तबाह होने पर उद्योगों में लगे लोग भी कृषि करने को लाचार हुए और कृषि योग्य जमीन पर दबाव बढ़ गया। देखिए कैसे चेंज होता है हमारा एग्रीकल्चर का, और उच्च भू राजस्व के कारण सबसे इंपॉर्टेंट यही उस समय हुआ था। किसान आंदोलन की जो बात होती है उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दिखाई पड़ा हमें कि ये दस्तकारी उद्योग के तबाह होने पर
उद्योगों में लगे लोग भी कृषि की ओर पलायन कर गए, कृषि पर उसका दबाव बढ़ गया और उच्च भू राजस्व के कारण कृषक महाजनों के चुंगल में, किसान जो है महाजनों के चुंगल में फंसते जा रहे थे। देखिए समाज की बनावट हमारी कि कैसे कैसे चेंज होता है कि किसान कैसे महाजनों के चुंगल में फंसते जाता है और फंसते जा रहे थे और उनकी जमीन का हस्तांतरण जो है, लैंड का ट्रांसफर यानी जमीन का हस्तांतरण साहूकारों, जमींदारों और किसान की, बड़े बड़े किसान की ओर हो रहा था। किसान को भी आप जो देख रहे हैं, जिस किसान की बात हमारे स्वामी जी, स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे, उस किसान की बात किए थे जो मजदूर किसान है। एक किसान का वर्ग है जो किसान का, जो खेत का, जमीन का जो मालिक है, तो वो किसान एक अलग किसान हुआ, वो किसान अलग हुआ, यानी क्लासिफिकेशन हो गया कि मजदूर किसान और जमींदार किसान। तो जमींदार किसान मजदूर किसान का शोषण कर रहे थे और स्वामी जी उस मजदूर किसान के लिए ही कृषक आंदोलन का शंखनाद किया था कि भारत में ये मजदूर किसान जो हैं उसकी स्थिति बहुत दयनीय है, इसलिए जरूरी है कि हम इसके दशा और स्थिति को सुधार के लिए काम करें, क्योंकि उनके नजर में किसान ही भगवान हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी पूरे जीवन किसान के उत्थान में मैं त्याग दूंगा, लगा दूंगा। और इसलिए उन्होंने जगह जगह किसान आंदोलन के आवाज को उन्होंने बुलंद किया और चाहा कि हम किसानों को साहूकारों से, जमींदारों से और सरकार की से वो जो हो रही थी परेशानियां और जो शोषण हो रहा था उसको उससे निकालना चाह रहे थे। तो इस प्रकार आप देखिए कि जमीन का हस्तांतरण, छोटे छोटे किसान जो थे उनका जमीन का हस्तांतरण साहूकारों, जमींदारों और सरकार की ओर हो रहा था। इस प्रकार अस्थायी भू स्वामित्व और लोभी साहूकार, परिजीवी, बिचौलिए और जमींदारों ने मिलकर ही किसानों, कृषकों के निर्धनता के गर्त में धकेल दिया। अब देखिए कि किसान को गरीब किसने बनाया? भारतीय किसान गरीब क्यों हैं? भारतीय किसान गरीबी के दुष्चक्र में आज भी 21वीं शताब्दी में दुष्चक्र के, उस गरीबी के दुष्चक्र में जकड़े हुए हैं। तो इसका कारण क्या है? हम उस कारण की बात करते हैं कि साहूकार, जमींदार और किसान की सरकार की नीति कि इन सभी ने मिलकर भूस्वामियों, जो जमीन के मालिक किसान थे और अस्थायी भूस्वामित्व जिनके पास था, लोभी साहूकार और परिजीवी बिचौलिए और जमींदारों ने मिलकर किसानों की निर्धनता के गर्त में धकेल दिया। मेरा ये कहना था कि वो बेचारा गरीब था और गरीब हो गया, और गरीब होने में उसे कौन ऐसा काम किया? तो हमारे समाज का ही एक शोषक वर्ग है, जमींदार वर्ग है, बड़े किसान हैं और सरकार की नीति है और लोभी साहूकार है जिसने किसानों की स्थिति को और दयनीय बना दिया। अब देखिए कि इन्हीं कारणों से अन्य सामाजिक कुरीतियों के साथ मिलकर भारतीय कृषकों या भारतीय किसानों में व्यापक रूप से अस्थिरता, अशांति एवं पैदा कर दी, अशांति पैदा कर दी, अनरेस्ट। मैंने ये फॉर्मल अनरेस्ट की बात हम आजादी के पहले ही देख रहे हैं। स्वामी जी ने फॉर्मल को उसी अनरेस्ट से निकालने के लिए आंदोलन या आह्वान किया, और इस बहुयामी शोषण, ये शोषण जो था वो बहुयामी शोषण था, यानी कि बहुयामी शोषण से मुक्ति पाने के लिए किसानों ने भारी लगान वसूलने वाले जमींदारों और निर्दयी साहूकारों और आंग्ल सरकार के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त किया। देखिए आक्रोश व्यक्त किया, और इसी कारण स्थानीय संघर्ष एवं प्रांत स्तरीय आंदोलन का श्री गणेश भारतवर्ष में हो गया। मैं शोषण की बात की आपसे अभी कि स्वामी जी जो हैं कि कैसे जब किसान को देखे, किसान के बारे में देखे कि कैसे हमारे माने मजदूर किसान का शोषण भारतवर्ष में हो रहा था, और किसके द्वारा हो रहा था? तो जमींदारों के द्वारा हो रहा था, साहूकारों के द्वारा हो रहा था,
और आंग्ल सरकार के द्वारा हो रहा था। यानी कि एक कई बार तो आप देखिए कि स्थानीय संघर्ष और एवं प्रांत स्तरीय आंदोलन का श्री गणेश हो गया। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि 1850 एक वर्ष हमें जहां तक याद है कि 1850 के अनंतर माने होने वाली कृषक विद्रोह विशुद्ध रूप से किसान आंदोलन थे। एक हुआ था माने एक तिथि हमको जहां तक याद आ रही है जो हम पढ़ रहे थे कि 1850 में भी विशुद्ध रूप से कृषक आंदोलन हुए थे और उन विद्रोहों में कृषकों का बाहुल्य बहुत ज्यादा था और इसे कृषकों को और किसानों को समाज सुधारक संतों ने ही नेतृत्व किया था। जो समाज सुधारक थे उस समय उन्होंने इसका माने किया था और किसान और इसे कृषकों एवं समाज सुधारक संतों के द्वारा जो नेतृत्व किया गया था। तो इन विद्रोहों का प्रारंभ शांतिपूर्ण सामूहिक बहिष्कार और मूल सुधार की मांग से जुड़ा हुआ था। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि इन मांगों की उपेक्षा होते देख अंत में यह प्रतिहिंसा और प्रतिशोध की कार्यवाही में बदलकर उग्र रूप धारण कर लिया था ये। लेकिन 20वीं शताब्दी में आप देखिए कि किसानों ने न केवल तालुकदारी और जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया बल्कि किसान सभाओं जैसे किसान संगठनों की स्थापना कर अपनी राजनीतिक जागरूकता का परिचय दिया। अब 20वीं शताब्दी में एक रिफॉर्म्स माने एक हम कह सकते हैं कि किसान का एक जो आंदोलन का यात्रा हो रहा था उस यात्रा में एक करवट लेता है वो किसान आंदोलन कि उस जमींदारों के विरुद्ध में विद्रोह प्रारंभ हो गया। कदम माने ये 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गया बल्कि किसान सभाओं जैसे किसान संगठनों की स्थापना कर अपनी राजनीतिक जागरूकता का परिचय किसान के द्वारा दिया गया। उस समय के आंदोलन में किसानों में राजनीतिक चेतना आई। एक राजनीतिक चेतना जो आई किसानों में वो 20वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है कि किसान जाग गए और जब किसान का धीरे धीरे अवेयरनेस उसको अपने ज्ञान होने लगा। उसके पूर्व में किसान को एक वस्तु के समान प्रयोग किया जा रहा था। शोषकों के द्वारा, बड़े जमींदारों के द्वारा, साहूकारों के द्वारा, आंग्ल सरकार के द्वारा, सभी के द्वारा एक वस्तु के रूप में इसको प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन 20वीं शताब्दी में किसानों ने न केवल तालुकदारी और जमींदारी के विरुद्ध विद्रोह किया बल्कि किसान सभाओं जैसे किसान संगठनों के स्थापना कर किसान संगठन की स्थापना के द्वारा अपनी राजनीतिक जागरूकता का परिचय दिया। उस समय के आंदोलन में किसानों ने राजनीतिक चेतना उभर कर आ गई जिसके परिणाम स्वरूप किसानों आंदोलन में भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया। और आपको ध्यान होगा कि कृषकों को भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहमति करने में माने समाहित करने में शामिल करने में गांधी जी एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल था। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेरे ज्ञान में, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन 20वीं शताब्दी में जब किसान सभा और किसान संगठन के द्वारा जनचेतना बढ़ा किसानों में तो गांधी जी और स्वामी सहजानंद जी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। आप समझिए, ये मेरे अपने नॉलेज में, हो सकता है मैं गलत हूं, कि गांधी जी का राजनीति में सक्रिय जो प्रादुर्भाव है उसका डेट है 1917 और 18 के समय हुआ था। यह डेट तो मुझे याद है
कि 1917 और 18 में ये था, और जो 3 स्थानीय समस्याओं से संबंधित था। जब गांधी जी का ये 3 बात मैंने हमें जो ध्यान आ रहा है कि कब गांधी जी की राजनीतिक सक्रिय का जन्म हुआ, वो 17 और 18, 1917 और 18 जो 3 स्थानीय समस्याओं को लेकर प्रारंभ हुआ, उसकी बात मैं यहाँ करना चाहूंगा कि वे भी, गांधी ने भी चंपारण एवं खेरा में किसानों का संघर्ष, चंपारण में भी देखिए, बिहार के चंपारण एवं खेरा में किसानों का संघर्ष, नंबर 1, अहमदाबाद में मजदूरों का संघर्ष, इन्हीं संघर्षों के माध्यम से वे भारतीय जनमानस के लोकप्रिय नेता बन गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं 1921 के आसपास कृषक आंदोलन से तटस्थ रहे। 1921 से, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट एक हम इतिहास में देखने का मिलता है, जिसका कई कारण था, कई बिंदु थे कि देश की आजादी को बल प्रदान करना और देश को एक सशक्त आंदोलन में योगदान देना। कहने का अर्थ यह था कि उस समय भी स्वामी जी, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1921 में लिखा था कि सन 1921 ईस्वी के असहयोग युग में पटना, क्योंकि मैं पटना से अपने को ताल्लुकात हूँ, मैं पटना से बोल रहा हूँ और पटना के राजधानी के बड़े महाविद्यालय का प्रधानाचार्य वर्तमान में हूँ। तो मैं पटना के इतिहास को देखा स्वामी जी के साथ कि 1921 ईस्वी के असहयोग युग में पटना के नामधारी नेता एवं जमींदारों के सफल मीटिंग एक भी नहीं कर सके थे उस समय 1921 में। तो आप देखिए कि जमींदारों के इशारे से उन पर, अब ये देखिए कैसी कितनी बड़ी बात है कि जमींदारों के इशारे पर ही उन पर गोबर आदि गंदी चीजों तक फेंकी गई। यानी स्वामी जी को काफी जमींदारों ने इंसल्ट भी किया कि जिस उद्देश्य से स्वामी जी काम कर रहे हैं, तो इनको कैसे हम हतोत्साहित करें कि ये किसान आंदोलन बंद हो जाए। तो यहाँ का जमींदार लोग ने उन्हें काफी इंसल्ट भी किया और कई बार गोबर फेंक दिया, गंदी पानी फेंक दिया, गंदे कीड़े के चीज को फेंक दिया। तो और कई बार सभा में लाठी के बल से किसान को आने से रोक दिया गया। ऐसा हुआ तो वे इतने पस्त थे कि जमींदार का नाम सुनते ही सपक जाते थे। हमने सोचा कि एक न एक दिन ये थॉट स्वामी जी का है कि स्वामी जी का एक थॉट था कि हम एक न एक दिन ये जुल्म दोनों में भिड़ंत कराएगा। और इस प्रकार अब देखिए कि स्वामी जी का आंदोलन चल रहा था और स्वामी जी को परेशान किया जा रहा था कि सपना कहीं अधूरा न रह जाए स्वामी जी का। तो स्वामी जी उस समय गृह कलह से आजादी की लड़ाई, गृह कलह से आजादी की लड़ाई कमजोर हो जाएगी, ऐसा ये थॉट उनके दिमाग में जन्म ले लिया था कि स्वामी जी का किसान आंदोलनों को संगठित करने का कार्य 1920 से प्रारंभ हो गया था और इस समय असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत यानी कि श्री गणेश हो चुका था, असहयोग आंदोलन का। और किसान 1920 में किसान भी संगठित होने लगे, यानी कि वो भी अपने संगठित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। तो आप देखिए कि स्वामी सहजानंद सरस्वती सन्यासी होते हुए भी एक सन्यासी थे और सन्यासी रहते हुए भारतीय कृषकों, अब भारतीय कृषक का अर्थ उनका जो था शोषितों से था। हम भारतीय किसान की जो यहाँ हम बोलते हैं कि ये भारतीय किसान के माने मसीहा थे, लेकिन भारतीय किसान से उनका संबंध जो था वो शोषितों से था कि जो भारतीय कृषकों के कष्टों को सहन नहीं कर पा रहे थे स्वामी जी,
जो कि स्वामी जी सन्यासी थे, भारतीय कृषक जो थे वो कष्ट में थे और उसके कष्ट को देख नहीं पा रहे थे और उनके कष्ट से उनको काफी कष्ट हो रहा था। यानी भारतीय किसान जो शोषित थे, जिसका काफी शोषण किया जा रहा था और शोषण होने के कारण हमारे स्वामी जी उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण तत्कालीन गांधी की आंधी का परीक्षण और राजनीति में आए और उस समय देश के असहयोग आंदोलन की गति प्रदान करने में गांधी की उन्होंने बहुत सहायता प्रदान की। ये हमारे इतिहास में देखने को मिलता है कि स्वामी जी ने, चूंकि दुखी थे किसानों की स्थिति को देखकर कि कैसे आंग्ल सरकार के द्वारा और कैसे साहूकारों के द्वारा किसान को कष्ट में पहुंचाया जा रहा था और हम कैसे उसको उससे निकालें, और उसी समय 1920 से किसान आंदोलन संगठित होना प्रारंभ कर दिया और 1921 में या 1920-21 में आपका असहयोग आंदोलन भी गांधी का प्रारंभ हो गया था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी आशा करते थे, उम्मीद किए हुए थे कि कांग्रेस ही किसानों के कष्टों का हल कर सकती है। उस समय जो आंदोलन हुआ तो उनको एक विश्वास पैदा हो गया कि ये कांग्रेस जो है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का आशा का किरण दिखाई पड़ा कि कांग्रेस ही किसानों के कष्टों को हल कर सकता है। इसी कारण से गांधी के सच्चे अनुयायी बनकर कांग्रेस के साथ देश की स्वतंत्रता आंदोलन के कार्य में हमारे स्वामी जी लग गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्वामी जी कैसे स्वतंत्रता आंदोलन में और गांधी के कैसे साथ दिए और कैसे गांधी के साथ उन्होंने जुट गया, क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि कांग्रेस ही किसान को मुक्त कर सकता है, कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सरकार को ये किसान को बाहर निकाल सकता है। इस असहयोग आंदोलन के दौरान, इसी असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों की शक्ति एवं धैर्य के बारे में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने लिखा। क्या लिखा? दो तीन बात में, जितनी बात मुझे कहना है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि 1921 में बड़ी बड़ी शक्तिशाली और शस्त्रास्त्र सुसज्जित सरकार को एक बार निहत्थे किसानों ने कंपा दिया, हिला दिया। फलस्वरूप उन्हें अपने अपार अंतर्निहित शक्ति का सहसा अचानक अनुभव होने से उन्हें आत्मविश्वास पैदा हो गया कि जब इतनी बड़ी सरकार को हिला दिया तो जमींदार, तालुकेदार और साहूकार का क्या बिसात है, क्या बिसात है। उन्हें ची बुलाना तो बाएं हाथ का माने खेल है, ऐसा कहें, बाएं हाथ का खेल है। असहयोग की सफलता का मुख्य आधार, अगर मेरी सोच है और इतिहासकारों की भी सोच है, मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, एक अर्थशास्त्री के स्टूडेंट के नाते जो मैं समझा उनको पढ़कर कि जो असहयोग की सफलता का आधार, मुख्य आधार वो किसान ही था। किसान ही को समझा गया जो पहली बार सामूहिक रूप से कांग्रेस में आए थे। पहली बार किसान कांग्रेस में आए थे और इसलिए वे तथा उनके लिए कार्यरत दोनों ही आत्मविश्वास प्राप्त करने आगे बढ़े। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी राजनीति में एक कट्टर गांधीवादी के रूप में घुसे थे। कट्टर गांधीवादी, ही इज फॉलोअर ऑफ गांधी। ये स्वामी जी की बात में बता रहा हूं कि हमारे स्वामी जी माने स्वामी सहजानंद सरस्वती जो राजनीति में कट्टर गांधीवाद के रूप में प्रवेश किए, इस संदर्भ में उन्होंने लिखा भी था कि पूर्व में स्पष्ट लिखा था कि मैं कट्टर गांधीवादी के रूप में कांग्रेस और राजनीति में शामिल हुआ और गांधी जी के हर आदेश का पालन अक्षरशः करता और करवाता था। ये स्वामी जी लिख रहे हैं
कम से कम करवाने की पूरी कोशिश भरपूर करता था। इसलिए स्वयं भी फौरन चरखा चलाना सीखकर काटना शुरू कर दिया था, सूत काटना शुरू कर दिया था। तो पीछे तो तख्ती शुरू कर दी थी डुमरांव के सिमरी थाने, पता नहीं बहुत लोग जानते होंगे, बिहार में डुमरी, बिहार में डुमरांव के सिमरी थाना है। मैं गया भी हूँ और नजदीक से देखने का भी मौका मिला कि सिमरी थाने से सस्ते दर पर चरखे बनाकर बक्सर लाते थे। बिहार में बक्सर आप लोग जानते होंगे, यूपी बिहार का बॉर्डर एरिया है बक्सर। तो बक्सर जिला में ही ये डुमरांव है और डुमरांव में ही एक थाना है सिमरी गांव भी है, थाना भी है। तो सिमरी थाने से सस्ते दर पर चरखे बनाकर बक्सर लाए जाते थे और प्रचार किया जाता था, खूब प्रचार किया जाता था। तो असहयोग आंदोलन के समय स्वामी जी निराशाजनक एवं कड़वे यथार्थ सत्य से परिचित हुए, जिसका वर्णन स्वामी जी ने किया है कि मेरा जीवन संघर्ष, जो एक किताब है आप देखिएगा कि मेरा जीवन संघर्ष में लिखा है स्वामी जी ने, जो पुस्तक है मेरा जीवन संघर्ष, उसमें पृष्ठ 118 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने अनुभव को व्यक्त किया है उस पुस्तक में, जिस पुस्तक का नाम है मेरा जीवन संघर्ष। उस पुस्तक में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने अनुभव को शेयर किया है। क्या किया शेयर, एक दो लाइन में बताऊंगा मैं आपको कि क्या शेयर किया। कि हमने अनुभव किया कि इस असहयोग की पवित्र धारा में स्नान करने के लिए न जाने कितने पुराने पापी घुस आए। वे ऐसे बगुला भगत महात्मा बन गए कि लोगों को आश्चर्य भी हुआ और भक्ति भी हुई। बहुतों ने समझा कि गांधी जी के जादू ने काम किया, जिनसे इन भले मानव के दिल भी पलट गए, बदल गए। आप ऐसे देखिए कि वो ही पलट गए। तो ये लोग इतने भले मानसों जो थे, उनका सभी सारे चीज को उन्होंने देखा कि कैसे एक परिवर्तन हुआ। आगे देखिए कि ये लोग इतने अनशन और व्रत भी करने लगे कि ताज्जुब होता था, बड़ा आश्चर्य होता था कि ये लोग व्रत भी करने लगे। कितनों ने तो गैरिक वस्त्र धारण कर लिए। ठीक है कि सामूहिक आंदोलन में सभी प्रकार के लोग आ जाते हैं, उन्हें कौन रोक सकता है। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि बहती गंगा में महात्मा बनना कौन नहीं पसंद करता। बहती गंगा में महात्मा बनना कौन नहीं पसंद करता। परिस्थिति का कुछ ऐसा ही प्रभाव हो जाता है कि पापियों की हिम्मत नहीं होती कि अपना पापाचार जारी रखे। वायुमंडल की यही तो खूबी है। लेकिन ये बात, ये जादू, ये असर जितना दिन ज्यादा दिन नहीं टिक सका। ये स्वामी जी का मानना है कि ये ज्यादा दिन नहीं टिक सका। आखिर शमशान में मुर्दा जलाने के समय वैराग्य तो होता ही है, मगर वो अस्थाई तो होता नहीं है। ये स्वामी जी कहते हैं वैराग्य होता है लेकिन अस्थाई नहीं होता है। ठीक यही सब बात वायुमंडल के वशीभूत होकर काम करने वालों की होती है। लेकिन वे पीछे कुछ ही समय गुजरने पर इसका वही पुराना चीर परिचय मार्ग अपनाने लगते हैं। इसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती है, इसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। ये स्वामी सहजानंद सरस्वती का डायलॉग था और उसी डायलॉग को मैं आपके सामने रख रहा था। तो स्पष्ट है कि तिलक स्वराज कोष में पैसे जमा करने की होड़ में बिहारें
बिहार यूपी उनका ज्यादा क्षेत्र रहा है स्वामी जी का। बिहार में स्वामी जी का क्षेत्र बक्सर सबसे आगे था। आंदोलन में बक्सर सबसे आगे था। आप ये जानिए कि स्वराज कोष में पैसे जमा करने की होड़ बिहार में स्वामी जी का क्षेत्र बक्सर सबसे आगे था। आप देखिए कि वहां पर उन्हें बगुला भगतों के कारण पैसे को लेकर हेर फेर प्रारंभ हुई और स्वामी जी ने इस कष्ट को वशीभूत होकर आगे कहा। उन्होंने डायलॉग दिया कि मैं तो सार्वजनिक पैसे के सबसे पवित्र चीज मानता हूं। ये स्वामी जी का डायलॉग था उस समय कि मैं सार्वजनिक पैसे को सबसे ज्यादा पवित्र मानता हूं, लेकिन पैसे आते ही लोगों का रूप पलट गया। रूप देखने को दूसरा मिला। फलतः मुझ में और वहां के अनेक कार्यकर्ताओं में तानातनी शुरू हो गई। दोनों में संघर्ष शुरू हो गई। इसका ये सब मेरा जीवन संघर्ष में देखने को मिलता है कि तब क्या हुआ। तो इसके कारण देखिए स्वामी सदानंद कहते हैं कि इसके कारण अंत तब हुआ जब मैंने उब कर बक्सर को छोड़ दिया। जब काफी ताना बाना बुनने जाने लगा, बक्सर में ही शुरुआत सबसे ज्यादा हुआ। राजकोष का संग्रह, कोष का संग्रह आंदोलन के लिए लगता है कि कनेक्टिविटी चली गई क्या? बक्सर सबसे अग्रणी करते थे। उस समय का एक डाटा ये था, कि चरखे के उत्पादन के कारण उसके इनकम को जनरेट करने का उन्होंने एक रास्ता बनाया था स्वामी जी ने। और यद्यपि कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार किया था कि खादी विशेष लोकप्रिय नहीं थी क्योंकि यह महंगी थी और जनसंख्या का केवल 1% भाग इसे पहनता था उस वक्त। ये कदम फिर भी एकता के द्योतक के रूप में माना जाता था, जो क्रांतिकारी कार्य था। खादी की खपत उस समय बहुत नहीं हो पा रही थी, खादी से बहुत लाभ नहीं हो रहा था, लेकिन लोगों को एक सूत्र में बांध दिया था और जिसने एक क्रांतिकारी कार्य को खादी ने प्रारंभ कर दिया था भारत में। और अहमदाबाद कांग्रेस के से वापस आने के बाद 2 फरवरी 1922 में स्वामी सहजानंद सरस्वती गाजीपुर जिला कांग्रेस कमेटी से गिरफ्तार कर लिए गए। अब देखिए उनका स्वामी सहजानंद सरस्वती को 2 जनवरी 1922 तिथि मैं नोट किए हूँ, इसलिए एग्जैक्ट बोल रहा हूँ, सामने लिखा हूँ इसको मैं कि कब उनको पहली बार हमें इतिहास बताता है कि ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है गिरफ्तार क्यों कर लिए गए। 2 जनवरी 1922 को स्वामी सहजानंद सरस्वती गाजीपुर जिला कांग्रेस कमेटी के से गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया। सजा हुई 1 साल की। राजबंदी के रूप में गाजीपुर, बनारस, फैजाबाद एवं लखनऊ जेलों में बंद रहे। 1 जनवरी 1923 में स्वामी जी जेल से छूटकर गाजीपुर आए और कांग्रेस के विकास कार्य में पुनः लग गए, अपने कार्यों में लग गए, कांग्रेस के विकास में लग गए। उस समय असहयोग आंदोलन शिथिल हो चला था, कुछ स्थिर हो गया था उस समय। ये 1923 में असहयोग आंदोलन हमारे यहाँ गति मंद हो गई थी। और आप देखिए कि इस समय असहयोग आंदोलन की जो गति थी अपनी धीरे धीरे हो गई थी। तो स्वामी सहजानंद ने असहयोग आंदोलन के समय कृषकों के संगठित प्रयासों को नकार नहीं सकते हैं। स्वामी जी ने किसानों के योगदान के बारे में विस्तृत चर्चाएं अपनी किसान सभा के संस्मरण, आपको याद होगा
कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का कुछ जो आलेख है उसमें किसान सभा के संस्मरण में उल्लेखित है कि पृष्ठ 15 पर आप देखिएगा कि स्वामी सहजानंद के असहयोग आंदोलन के समय किसानों ने जो किसानों के आंदोलन के बारे में विस्तृत चर्चा और यात्रा अपनी किसान सभा के संस्मरण में उन्होंने किया है। उसका एक नाम का एक माने पुस्तक है या संस्मरण जो भी आप कह लीजिए, किसान सभा का संस्मरण नामक एक कृति में किया गया था। उन्होंने कथनी और करनी का जो रूप, अब देखिए स्वामी जी ने क्या बताया कि कथनी और करनी जो रूप जेल में देखा उससे उन्हें बहुत पीड़ा हुआ। जो जेल गए, जेल में उन्होंने देखा कथनी कुछ है, करनी कुछ है, अब बड़ा उनको चोट पहुंचा। जेल की उसी यात्रा से उन्हें काफी चोट पहुंचा और वो स्वामी जी ने लिखा कि इस घटना से मैंने स्वयं को निराली दुनिया में पाया। मुझे ताज्जुब हुआ कि ये क्या हो रहा है। गांधी की आज्ञा के अवहेलना पढ़े लोग इस प्रकार क्यों करते हैं। मुझे गांधी की जय के साथ उनकी आज्ञा का यह भयंकर अवहेलना बुरी तरह खली। अब गांधी की देखिए, उन्हें ज्ञान हुआ जेल में जाकर और तब मुझे लक्षण अच्छे नहीं दिखाई पड़े। तब से मैंने बराबर यही बात पाई कि इसी कारण से 1924 में बिहार के वर्तमान भोजपुर, अब देखिए बिहार के वर्तमान माने बिहार में भोजपुर जिला में के सिमरी गांव जो था, जो आजकल सिमरी भोजपुर में है, सिमरी गांव में प्रवास कर गए थे। 24 पे वो सिमरी गांव में प्रवास कर गए। इस समय उन्होंने किसानों के कष्टों को बहुत पास से देखा और सुना और अनुभव किया। स्वामी जी ने 1924 में किसान को और नजदीक से देखने का उनको मौका मिल गया और खासकर किसान सभा के संस्मरण में जो उन्होंने लिखा, किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में काफी लंबी चर्चा किया और स्वामी सहजानंद लगातार भारतीय राजनीति पर निगाह लगाए हुए थे, लगातार भारतीय राजनीति पर निगाह बनाए हुए थे। तत्कालीन किसान आंदोलन संयुक्त प्रांत का 1900 डेट क्या था, 1920 और 23, यही कहिए कि 20 से स्टार्ट हुआ था, ये 24 की बात कर रहे थे। तो 1920 और 23 ने किसानों में एक जागृति पैदा कर। आप मोटे तौर पर अगर किसान आंदोलन की बात आप करते हैं, हम लोग करते हैं, तो किसान आंदोलन में 1920 से 23 किसानों को एक जागृति पैदा स्वामी जी ने कर ही डाला था। स्वामी जी ने किसानों को संगठित करके एक जन चेतना का काम किया और उसको उन्होंने जगा दिया, जिसका लाभ कांग्रेसियों ने उठाया। उस समय कांग्रेस पार्टी थी, भारत स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहे थे, असहयोग आंदोलन भी गांधी जी का छिड़ा हुआ था, गांधी जी का भी अपना सारा चीज चल रहा था। लेकिन ये एक किसान जो संगठित हो गए और किसान आंदोलन जो चल रहे थे, इसका लाभ कांग्रेस ने काफी उठाया। इस अपने स्वतंत्रता आंदोलन से उस किसानों की समस्याओं को जोड़ दिया गया और किसान जुड़ गए स्वतंत्रता आंदोलन में भी। यानी कि कहने का मेरा अर्थ यही है कि कांग्रेसियों को इससे काफी लाभ हुआ, जिसके बारे में आप देखिए एनजी रंगा, आप एनजी रंगा और एक किताब लिखी थी किसान आंदोलन। बाद में आपको बिपिन चंद्र की किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में भी बहुत बात देखने को मिलेगी। लेकिन एनजी रंगा की किताब प्रकाशित हुई जिसमें किसान आंदोलन उसका टाइटल ही था। रंगा की किताब का नाम ही टाइटल था किसान आंदोलन। तो रंगा ने लिखा कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने जागृति के इस सुंदर अवसर से लाभ न उठाया और न किसी ने भी किसान सभा स्थापित करने की बात सोची। देखिए रंगा कहता है, अपनी किताब में लिखा है कि बहुत सुंदर समय था जब किसान संगठित हुए, जागृत हुए, उनमें जन चेतना की भावना आ गई। तो कांग्रेसियों को चाहिए था कि इसको ज्यादा संगठित करने का काम करता, किसान को संगठित करने का काम करता
लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता ने जागृति के इस सुंदर अवसर से लाभ नहीं उठाया और किसी ने भी किसान सभा स्थापित करने की बात नहीं सोची। तो कांग्रेस के नेताओं को इसी बात से काफी संतोष हो गया था कि किसान जनता कांग्रेस के लगान न देने के आंदोलन का प्रबल समर्थन कर रही है और इसका ख्याल था कि इस आंदोलन के सहारे ही किसान ज्यादा से ज्यादा तादाद में कांग्रेस में चले आएंगे। ये आंदोलन होगा किसान आंदोलन, तो कांग्रेस में स्वतः चले आएंगे और उस वक्त उनके सामने यही आदर्श था, एक आदर्श काम कर रहा था, एक मॉडल काम कर रहा था और वे समझते थे कि इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि आर्थिक विकास होगा तो स्वतः ही सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि सरकार आर्थिक विकास का योजना बनाती है और ट्रिकल डाउन थ्योरी के आधार पर छोटे मोटे सारे समस्याएं का स्वतः ही समाधान हो जाता है। गरीबी, बेरोजगारी, ये सब जो समस्याएं हैं, प्राकृतिक संपदा का विदोहन, ये सब सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो उस समय भी कांग्रेस के नेता ने यही मान लिया था कि एक मॉडल काम करने लगा था कि किसानों का जो समस्या है इस स्वतः ही अपने आप दूर हो जाएगी। इन सब के बावजूद सत्याग्रह आंदोलन में किसानों के लिए कांग्रेस ने कोई लाभकारी कार्य नहीं किया। देखिए, ये रंगा लिखता है, रंगा अपनी किसान आंदोलन पुस्तक में लिखता है कि जब सत्याग्रह आंदोलन में किसानों के लिए कांग्रेस ने कोई लाभकारी कार्य नहीं किया। अब देखिए कि एनजी रंगा आगे लिखते हैं कि इसलिए इसी कारण से 1923 और 30 के बीच में सामूहिक रूप से कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जिसके दबाव के प्रभाव से मजबूर होकर उस वक्त की सरकार किसानों के भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। माने एक पीरियड था सत्याग्रह आंदोलन के समय कि जब शुरू हुआ तो 1923 से 30 के बीच किसानों के फायदे की बात किसी ने नहीं किया। सत्याग्रह आंदोलन धीमी पड़ गई, किसान के लाभ की बात किसी ने नहीं किया। सरकार अपने धुन में लगी हुई थी, किसान के मुद्दे को उन्होंने सेकेंडरी कर दिया और परिणाम यह हुआ कि सामूहिक रूप से कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जिसके दबाव के प्रभाव से मजबूर होकर उस वक्त के सरकार किसानों के भलाई के लिए कोई काम करता। सरकार को उस समय कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा इसके कि किसान के लिए कुछ किया जाए। तो एक पीरियड 1920 के बाद जो किसान आंदोलन का इतिहास आप देखेंगे तो कई इतिहासकार आपको दिखाई पड़े। स्वयं स्वामी सहजानंद ने भी कई संस्मरण में बातें को लिखी, लेकिन एनजी रंगा ने लिखा एक पीरियड, उसने अपने पुस्तक जो एनजी रंगा का पुस्तक है किसान आंदोलन, पढ़ना चाहिए, आप लोग भी सब पढ़िए और सब पढ़े भी होंगे। दिलीप जी तो पीएचडी भी किए हैं, दिलीप जी तो इसके विशेषज्ञ हैं। दिलीप भाई ने तो इतना पढ़ा है इसमें कि उतना नॉलेज मुझे नहीं है क्योंकि मैं कम ही पढ़ा हूँ, एक स्टूडेंट के नाते जो पढ़ सकता था स्वामी जी के बारे में पढ़ा और आप लोग के बीच आज कुछ बात रखने का साहस कर रहा हूँ। लेकिन हमारे दिलीप भाई को इसका अनुभव बहुत ज्यादा है, उन्होंने पढ़ा भी है सभी पुस्तक और कुछ पुस्तक हमें भी पढ़ने के लिए दिल्ली गया था तो उन्होंने दिया भी था कि आप वॉल्टेयर की पुस्तक, चाहे इसकी पुस्तक आप पढ़िए सर, बहुत अच्छी है। मैंने फोटोकॉपी भी कराया था इन्हीं से लेकर। तो किताब पढ़ने का तो मौका मिलता है, पढ़ता हूँ, टेस्ट है पढ़ने का, इसलिए पढ़ते रहता हूँ। लेकिन आप देखिए कि 1930 और 23 के बीच सामूहिक रूप से सरकार ने किसान के लिए कुछ नहीं किया और किसान आंदोलन धीमी पड़ गई। साथ ही साथ ये हमारे एनजी रंगा कहते हैं कि प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों का जबरदस्त सहयोग मिला था, वही किसानों के लिए कुछ ना होना आश्चर्य एवं खेद की बात है। जब किसान का इतना माने पॉजिटिव रोल था लेकिन किसान को कुछ नहीं मिला। स्वामी सहजानंद इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक आंदोलन को बिहार प्रांत में जोड़ने के लिए 13 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार किए गए।
पुनः गिरफ्तार हो गए और 6 महीने के राजबंदी रहने के बाद 6 महीने के राजबंदी रहने के बाद मुक्त होकर बिहटा आए। जब मुक्ति मिली तो वो बिहटा, जहाँ बिहटा में आश्रम है, पटना जिला के अंतर्गत बिहटा है और बिहटे के नजदीक हमारे दिलीप जी का घर भी है, नजदीक ही है। तो दिलीप भाई ने बिहटा आश्रम भी देखा है और समझा है। तो जब 1930 में, ये 13 अप्रैल 1930 में स्वामी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो 6 महीने के राजबंदी रहने के बाद जब वो छूटे तो बिहटा में आकर वो जम गए। स्वामी जी का यह नमक आंदोलन विशेष प्रभाव नहीं डाल सका, उनका नमक आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। तो फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया। इतिहासकारों के द्वारा स्वामी जी का ये पहल को आज भी लोग याद करते हैं। ऐसा नहीं है, प्रभाव तो उतना नहीं पड़ा, लेकिन स्वामी जी का ये जो प्रभाव था वो काफी पड़ा। भौगोलिक स्थिति की विपरीतता के संदर्भ में इतिहासकार बिपिन चंद्र, जिसका भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो पुस्तक था, बिपिन चंद्र ने भी लिखा कि समुद्र तट न होने के कारण वहां, माने वहां का मतलब है बिहार, पर नमक आंदोलन का कोई गुंजाइश नहीं था। ये बात बिपिन चंद्र अपनी पुस्तक में लिखा है, जिससे बिहार के किसान, अब देखिए कि बिपिन चंद्र क्या लिखते हैं कि समुद्र का तट नहीं है बिहार में, लेकिन बिहार के किसानों का, आप देखिए, किसानों का हमारे समझ से विशेष प्रभाव नमक आंदोलन पर बहुत अधिक नहीं पड़ा। ये बिपिन चंद्र अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि उसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। यद्यपि स्वामी जी का यह संगठन क्रियाशील बना रहा, स्वामी जी क्रियाशील बने रहे। ऐसा नहीं है कि स्वामी जी ने इसको छोड़ दिया, बल्कि सक्रिय रहे। यद्यपि उस समय जमींदार जो थे, या जमींदारों, सूदखोरों और ब्रिटिश सरकार के शोषण किसानों, शोषित वर्ग पर बढ़ते ही जा रहे थे और बढ़ता जा रहा था। उसमें जमींदारों का जुल्म और भी बढ़ता गया उस समय, और जो ब्रिटिश सरकार थी उसका भी शोषण बढ़ता ही जा रहा था। तो इस स्थिति के बारे में, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि किसान आंदोलन जो पुस्तक थी एनजी रंगा का, एनजी रंगा ने लिखा है कि वे जमींदारों और ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनी पाबंदी से इतने हताश हो चुके थे कि वे साहूकारों, जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के अत्याचार से आजाद होने को आमदा हो गए थे कि हमें आजाद होना है। आर्थिक गिरावट ने उनकी हिम्मत को और भी बढ़ा दिया। इतनी माने कष्ट में थे कि किसान और माने एकत्रित हुए। किसान को बल मिला कि नहीं, मैं अपनी स्वतंत्रता को लेकर रहूंगा। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, सारी परिस्थिति को देखते हुए, स्वामी सहजानंद बिहार में कांग्रेस में रहते हुए किसान सभा बनाने की बात सोच रहे थे, किसान सभा बनाने की बात सोच रहे थे। इस जीवन में 1923 में ये इसे जीवंत किया। मैं ये कहूं अपनी भाषा में कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसे जो जीवंत किया वो 1929 में किया। ये 1929 में किया कि स्वामी सहजानंद कांग्रेस में रहते हुए, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए किसान सभा बनाने का कल्पना किया कि किसान सभा को निर्मित किया जाए, और इसका रूप भी उन्होंने दिया 1929 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने का कहना था कि अपने कांग्रेसी साथियों के सहयोग से 1927 में नियमित रूप से सदस्यता के आधार पर किसान सभा की स्थापना पटना में जिले में करके धीरे धीरे 1929 में उसे बिहार प्रांतीय किसान सभा का रूप दिया। ये आप देखिए कि स्वामी सरस्वती, हेलो, ये
कनेक्टिविटी लगता है कि चली गई क्या? हेलो। तो जी, तपन सर की आवाज नहीं आ रही है। उनकी हाँ हाँ, कनेक्टिविटी लगता है चली गई है। मैं जरा फोन पर पूछ लेता हूँ क्या स्थिति है। जी। हाँ हेलो जी। किसी कारणवश हेलो। तो प्राचार्य जी का अभी मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, 2 मिनट में आ रहे हैं। तो इन्होंने जो अभी किसान सभा की शुरुआत में ही पहुंच पाए हैं, तो अभी मैं इंतजार थोड़ा करता हूं। और ये बहुत प्रोफेसर तपन कुमार शांडिल्य ने स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो शुरुआत की, अभी उनके प्रथम पादान को ही पार कर पाए हैं। फिर लगता है कि मैं इनके लिए और बाद में व्यवस्था की जाएगी, बाद में मौका दिया जाएगा। तो इन्होंने जीवन परिचय से लेकर सहजानंद सरस्वती के संन्यास और किसान आंदोलन की शुरुआत की। जमींदारों के द्वारा जो किसानों का शोषण हो रहा था, चाहे वह जमीन का हस्तांतरण हो, भू स्वामित्व के अधिकार के लिए हो, और किसानों की जो निर्धनता हो, उनकी समस्या हो, उनके बहुआयामी जो शोषण था, इसकी काफी विस्तृत चर्चा इन्होंने अपने व्याख्यान के तहत की है। और इन्होंने सबसे अच्छी बात जो आप लोगों को बताया है कि 1920 से लेकर के 1923 के बीच जो किसानों में एक राजनीतिक चेतना का जो जागरण कराया, इसके लिए उन्होंने किसानों को संगठित तो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद जो देखा कि जो असहयोग आंदोलन में जिस तरह से सफलता मिली, इससे एक लंबी आशा बनी कि किसानों की समस्याओं को उजागर करके किसान मजदूरों के साथ एक समन्वय करके और अच्छे से किसान आंदोलन को चलाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप 1929 में अब आ गए हैं। तो अभी आप शुरू करें। उन्नीस सौ 1929 में जो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया, लेकिन इसके बारे में यदि आप विस्तृत पढ़ेंगे तो वहां पर भी बहुत सी बातें आती हैं कि ये किसान सभा बनाने के पक्ष में नहीं थे। मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह के ने इनको काफी प्रेस्क्राइब किया, कहा कि नहीं आप बनाएं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कहा कि हम सहयोग करेंगे, आप बनाएं। लेकिन अंततः निर्णय हुआ और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सोनपुर मेला में
बिहार प्रांतीय किसान सभा की घोषणा की और उसके बाद से किसानों को संगठित करके किसान आंदोलन को चलाने का प्रयास किया। तो अब मुझे लगता है कि प्रश्न तो कुछ पूछना था, लेकिन वो शायद आ पा नहीं रहे हैं, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। हेलो। क्या आ गया। आ गया। हाँ हाँ, हेलो। आइए आ आइए, गया। स्वागत है। चलिए हाँ चलिए, थोड़ा मोबाइल टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम थी चलिए, ना। आप आगे जुड़े और समय भी हो गया है, तो थोड़ा अपनी बात कह करके फिर कुछ लोगों का प्रश्न उत्तर भी होगा। चलिए, तो मैं अब इसको समराइज अभी कर देता हूँ, क्योंकि बोलने के लिए तो जी बहुत कुछ है, लेकिन अब जी मैं जी इसको जी। समराइज कर देता हूँ, कि मैं तो अभी 1927 तक और 1929 की चर्चा अभी करना चाह रहा था कि जी कैसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस सभा के स्थापना में कांग्रेसी नेता जो अभी बोल रहे थे, राम दयालु सिंह, श्री कृष्ण सिंह और यमुना कारी प्रवृत्ति नेताओं की भी सलाह हुई और उन्हीं लोगों के दबाव में आकर स्वामी सहजानंद ने इस सभा की अध्यक्षता भी स्वीकार किया था। जस्ट अभी हमारे भाई दिलीप जी जब डिस्टर्ब हुआ तो आपने कृष्ण सिंह का नाम और रामदयालु सिंह का नाम आदि आदि का लिया और स्वामी सहजानंद ने इन्हीं से आकर सभी अध्यक्षता को स्वीकार किया। उस समय इस सभा का उद्देश्य काश्तकारी कानून का विरोध करना, जो जमींदार किसान का समझौते के नाम पर राय बहादुर श्याम नंदन सहाय, एक नाम इंपॉर्टेंट था, राय बहादुर श्याम नंदन सहाय,
द्वारा पेश किया जाना था उस समझौते को, किसान जमींदारी किसान सभा समझौता। तो इस कारण स्वामी सहजानंद के पास इस विधेयक का विरोध बिहार प्रांतीय स्तर पर करने के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं रह गया था। और स्वामी जी ने प्रांत भर में पूरे प्रांत घूम कर सभा में भाषण कर उस विधेयक का विरोध किया था, पूरा विरोध किया कि बिहार प्रदेश किसान सभा की स्थापना के कुछ दिनों के बाद लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन होने वाला था, लाहौर में। तो स्वामी जी देश की स्वतंत्रता की नई रणनीति एवं कांग्रेस के नेतृत्व को मजबूती देने के लिए अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ लाहौर पहुंच गए। अब देखिए, वहां से लौटने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन एवं कांग्रेस कार्यक्रमों को दृष्टिगत करते हुए किसान सभा के कार्यक्रमों को कुछ समय के लिए किनारे रखकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की गति प्रदान करने के लिए पूर्ण रूप से वे तैयार हो गए। यहाँ स्वामी जी ने किसान आंदोलन के कार्यक्रमों को कुछ समय के लिए स्थगित करने का सोचा, और इसका कारण यही था कि उन्हें निर्बाध होकर स्वतंत्रता आंदोलन में अपने सहयोग द्रव्य की आहुति देनी सोची थी। तो जैसा कि स्वामी जी ने इस बारे में कहा कि नहीं जाने जन्म से ही मेरा स्वभाव कुछ ऐसे कार्य को करने का था कि संघर्ष वाली जगह मुझे सदा पसंद आती, वो संघर्ष ज्यादा पसंद करते थे। कांग्रेस में भी शुरू से खूब लगा रहा, तब तक वहां असली संघर्ष और गुत्थम गुत्था नहीं हो गया। मगर जैसे जैसे भिड़ंत उस समय भी होती गई, वैसे वैसे मैं भी कुछ उदासीन होता गया। यहां तक कि पीछे के 2-1 अधिवेशनों में तो गया ही नहीं स्वामी जी ने। देखिए अब आंदोलन कैसे करवट ले रहा है कि लेकिन ज्यों ही 1930 में फिर जबरदस्त संघर्ष की ओर बढ़ी, त्यों ही सब काम छोड़कर स्वामी सहजानंद ने यहाँ तक कि सबसे प्यारी किसान सभा और सीताराम आश्रम, बिहटा में जो सीताराम आश्रम है, को भी छोड़कर उसमें जुड़ने के लिए तैयार हो गए और बड़ी तेजी से चारों तरफ घूमकर लोगों को तैयार करने लगे। इस कथन से स्वामी सहजानंद सरस्वती के जुझारू क्रियाकलाप स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए काफी अधिक स्पष्ट हमें दिखाई पड़ता है। तो मैं समय चूंकि काफी हो चुका है और बोलने के लिए भी बहुत कुछ है, क्योंकि मैं जितने भी रंगा जी, स्वामी सहजानंद का किसान सभा का संस्मरण, मेरा जीवन संघर्ष आदि आदि पर मैं थोड़ा सा सभी उनके बातों को आपके सामने रखने का मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन टाइम चूंकि इतना हो चुका है कि थोड़ा मैं इसको अब समराइज करके और क्वेश्चन आंसर सेशन पर आ जाता हूं कि 1930 के बाद का इतिहास, जिसमें हजारीबाग जेल से स्वामी जी जब मुक्त कर दिए गए, उन्हें दूषित राजनीति के कारण कुछ समय दूर भी रहना पड़ा, जहां तक किसान सभा की राजनीति से भी तटस्थता वे रखना चाहते थे, लेकिन स्वामी जी ऐसा नहीं कर सके। ऐसा वो चाहते थे हम तटस्थ हो जाएं। जब हजारीबाग जेल से स्वामी जी को मुक्त किया गया था, तो वो चाहते थे कि मैं इस आंदोलन में तटस्थ हो, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके। यहाँ तक किसान सभा की राजनीति, यानी स्वामी जी एकमात्र कारण उनके अंदर जो था वो किसान की पीड़ा। तो 1931 में बिहार में किसानों की दुर्दशाग्रस्त स्थिति को देखकर वो कांप गए, एकदम स्वामी जी कांप गए। जैसी स्थिति बिहार में किसान वर्ग की थी, वो 1931 में उन्होंने देखा कि बड़ा खराब स्थिति है, और कांग्रेस ने एक जांच समिति उस समय बना डाली थी कि कांग्रेसी नेताओं ने लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे कि बिहार प्रांत के किसानी कांग्रेसी जमींदार नेताओं के बीच का कोई परिणाम प्रकाश में
नहीं आने दे रहा था, कुछ नहीं आने दे रहा था। तो स्वामी जी का राजनीतिक जो था दौर, तो जमींदारों ने उन्हें सीमित में नहीं रखा था कि स्वामी जी इस कार्यवाह से बहुत आहत हुए थे, बड़ा कष्ट हुआ था। और किसानों के कष्ट से आहत इस वैराग्य के पथ के पथिक को कांग्रेस के विद्रोह के लिए उसका अंतरात्मा की आवाज ने उन्हें किसानों के हित के लिए पुनः राजनीतिक क्षितिज पर सक्रियता हेतु बाध्य कर दिया। अब देखिए कि स्वामी जी ने अपने राजनीतिक वैराग्य के बारे में किसान सभा के संस्मरण में लिखा है कि सन 1930 ईस्वी की लड़ाई के बाद कांग्रेस से बैरागी था, राजनीति से अलग था, किसान सभा से संबंध रखता न था। इस बार के विराट का कारण भी कुछ अजीब था। उन्होंने लिखा था कि मैंने 1922 और 1930 में भी जेलों में जाने पर देखा था कि जो लोग गांधी के नाम पर जेल भी गए, वही उनकी सभी बातें एक ठुकराते गए और किसी को वो नहीं सुन रहे थे। तो कहने का अर्थ है कि इसमें मुझे मैंने स्वामी जी को काफी तकलीफ हुई और उन्हें सोचा था कि जहां कोई व्यवस्था या नियम पालन नहीं है, अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, वहां वह संस्था बहुत ही खतरनाक है। मैंने अब देखिए स्वामी जी के मन में एक बात पैदा हो गई कि जहां डिसिप्लिन नहीं है वो बड़ा खतरनाक संस्था है। तो किसान अब 1932 में जैसा बताया कि 1932 में लड़ाई से इन्होंने अपने को अलग रखने का प्रयास किया, मगर ठीक उसी समय हजार अनिच्छा होते हुए भी उनको मन नहीं था, फिर भी जबरदस्ती किसान सभा में उन्हें खींच कर ले गया, किसान सभा में खींच कर ले गया। यानी किसानों ने जब सुना कि स्वामी जी किसान सभा से पुनः जुड़ गए हैं तो उनकी खुशी की सीमा नहीं रही। ये किसान को जब एक मैसेज गया कि स्वामी जी पुनः जुड़ गए हैं, बीच में वो एकदम स्थिर हो गए थे, तो किसानों ने जब सुना कि स्वामी जी पुनः जुड़ गए तो किसानों के बीच एक संचार हुआ, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिसके कारण एनजी रंगा ने स्वामी जी के इस अवसर पर किसान आंदोलन के नेतृत्व के बारे में लिखा है कि अखिल भारतीय किसान सभा की वर्तमान सभापति स्वामी सहजानंद जी के शुभागमन से बिहार में असली किसान आंदोलन 1934 से 35 से शुरू होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये एनजी रंगा ने किसान आंदोलन में ये बात को लिखा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के वर्तमान सभापति स्वामी सहजानंद जी का शुभागमन से बिहार में असली किसान आंदोलन का श्री गणेश 1934-35 से प्रारंभ होता है। दिस इज डायलॉग ऑफ एनजी रंगा। स्वामी जी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप बिहार में कांग्रेस के समक्ष किसान सभा का गठन हो गया और किसान सभा को स्वामी जी द्वारा संगठित करने के अब की जो प्रयासों और उनके नेतृत्व के बारे में भी रंगा जी ने स्पष्ट लिखा था। 2-3 बात में नोट किया हूं अभी कि यहीं पर ये क्या उन्होंने कहा कि सर्वश्री जोगानंद शर्मा और कार्यानंद शर्मा, 2 नाम आता है बिहार में, दिलीप भाई को पता है कि जोगानंद शर्मा और कार्यानंद शर्मा जो पहले गांधी जी के विचारों को मानने वाले थे, ने राजेंद्र बाबू की तरह बिहार के किसानों से खूब संपर्क बनाया 2 आदमी ने। लेकिन उन्होंने यह महसूस किया कि गांधी जी का रचनात्मक प्रोग्राम किसानों का कर्ज, लगान और रिश्वत के बोझ से छुटकारा दिलाने के लिए न काफी है और न किसानों के राजनीतिक बल को बढ़ाना तो और भी मुश्किल है। बस उन्होंने किसान सभा के झंडे के नीचे संगठित होने और स्वामी जी के आदेश को मानने का निश्चय कर लिया।
इस किसान सभा को एक मजबूत संगठन बनाने की दिशा में 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों के सहयोग से सभा का किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आया। राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आया 1934 में जब स्थापित हो गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसको CSP कहा जाता है, यानी कि SCP की सदस्यता ने साम्यवादियों को बगैर लुके छिपे और कानूनी ढंग से काम करने का मौका दे दिया गया और NG रंगा तथा दूसरे अनेक नेतागण किसान आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अरसे से एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की कोशिश करते आ रहे थे, लेकिन इसे कामयाब बनाने के लिए या कामयाबी वामपंथ की बात कहता हूं कि कामयाबी वामपंथ की एकता से ही मिली। ये एकता से ही मिली। ये बात बिपिन चंद्र की किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के पृष्ठ संख्या 278 में हमें मिलती है। जैसा कि NG रंगा और रंगा ने CSP के जन्म एवं सहयोग के बारे में लिखा है कि कांग्रेस साम्यवादी पार्टी के जन्म और उसके क्रियात्मक सहयोग ने किसान सभा के आंदोलन को घी में आग देने का काम किया, यानी कि बढ़ाने का काम किया। और कामरेड, अब एक नाम आता है यहाँ पर जिसका मुझे याद है कि कामरेड जयप्रकाश नारायण और अवधेश्वर प्रसाद सिंह ने के हार्दिक और सच्चे सहयोग से आंदोलन को विशेष बल मिला। इसलिए 1936 से 36 के 2 साल के अरसे में ही इससे इतनी जबरदस्त माने विकास हुआ कि जमींदारी प्रथा को मिटाने की इसकी मांग में जान आ गई। एक मांग में जान आई। पहली बार बिहार में 1934 से 36 ये 2 साल की अवधि में जमींदारी प्रथा को मिटाने की मांग में जान आई और सन 1935 का वर्ष किसान आंदोलन के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण काल रहा। आगे मैं नहीं बढ़ूंगा दिलीप जी। 1935 के बाद इसका स्वर्णिम पीरियड स्टार्ट होता है। यहीं पर मैं पूर्ण विराम लगा देता हूं क्योंकि अब इतिहास कर लेता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन का इतिहास 1935 के वर्ष से टर्न लेता है, यानी किसान आंदोलन का इतिहास का स्वर्णिम काल प्रारंभ होता है। मैं अपने आवाज को ही स्टॉप करता हूं समय को देखते हुए। कभी मौका मिला तो 1935 के बाद में अपनी लेक्चर को आपके सामने रखूंगा। टुडे आई एम वेरी सॉरी दिलीप जी, बहुत समय लेने के लिए मैं आपसे और आपके सभी मित्रों से माफी मांगते हुए अपने शब्द को विराम देता हूं कि मैं इतिहास का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं। इसी नाते मैं 2-4 डेट को पर ही मैं स्थिर रहा। अब आजादी के पहले की ही बात हो रही थी कि कैसा किसान आंदोलन के विकास की ताना बाना बुना गया, हमारे भारतवर्ष के बिहार प्रांत में ताना बाना बुना गया और सन 1935 तक आते आते 1920 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1935 में किसान आंदोलन का ग्रो किया, जन्म लिया। यानी कि इसी वर्ष हाजीपुर के में नवंबर महीने में जमींदारों के शोषण से मुक्ति का दृढ़ निश्चय सर्वप्रथम बिहार प्रांत के किसान सभा द्वारा श्री गणेश किया गया। साथ ही चौथे किसान सभा का अधिवेशन हुआ। मैं इतना ही आज अपनी आवाज को लेकर विराम करता हूँ कि हम लोगों ने और इतने पर मैं अपने समय को देखते हुए शब्द को विराम देते हुए मैं दिलीप कुमार को लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें कुछ स्वामी सहजानंद सरस्वती पर बोलने का मौका दिया और विशेषकर किसान आंदोलन जो कि मैं आजादी के बाद अब आने वाला था 1935 तक मैं आ गया था, क्योंकि सारा इनका स्वामी जी का सारा जो स्मरण है वो काफी बहुत रोचक है। इसे तो
हमारे बिहार और भारत सरकार को सिलेबस में भी लाना चाहिए था। लोगों को, नए जनरेशन को बताना चाहिए था कि कितनी प्रासंगिकता आज 21वीं शताब्दी में स्वामी जी के विचारों का है कि हम अपने समाज में ऐसे किसान को जब तक हम सुविधा नहीं दे पाएंगे, किसान को जब तक हम मुख्य धारा में शामिल नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे सोशल जस्टिस की बात कर पाएंगे। आज सारे प्रकार के पार्टी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, सोशल जस्टिस, और यहाँ सोशल जस्टिस होगा किसान के साथ। जब तक सोशल जस्टिस होगा तब तक हम ऐसे विकासशील देश और ऐसे राज्य का विकास ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी बहुत कहने को है और बोलने को है कि आजादी के बाद किसान आंदोलन का स्वरूप क्या रहा, और फिर आज वर्तमान में किसान आंदोलन के लिए वर्तमान सरकार क्या कर रही है। अभी 2 फेज इसका रह गया था। So that very sorry Dilip ji, today I many thanks to you for giving me this opportunity to say something of Swami Sahajanand Saraswati. Thank you, very thanks. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर तपन कुमार शांडिल्य जी। और आपने बहुत सारगर्भित अपने क्षेत्र से अपनी बातें सहाजानंद सरस्वती के संदर्भ में कहा। अब इन बातों को मैं पुनरावृत्ति नहीं करने जाऊंगा, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि 1929 से 1934 के बीच का पीरियड था, वह थोड़ा सा किसान सभा में, जो बिहार प्रांतीय किसान सभा में थोड़ी सी गिरावट आई थी, इसके पीछे कारण था कि नकली किसान सभाएं भी बनाई गई थी। जमींदारों ने अपना एक एसोसिएशन बना करके नकली किसान सभा बना करके इस दोनों में विरंध कराया था। तो लंबी कहानी है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम कुछ, हमारे श्रोतागण अपने पेशेंस से 1.5 घंटा से आपकी बात को सुन रहे हैं, तो उनकी कुछ क्वेरियां हैं, कुछ वे लोग जानकारी चाहते हैं, तो आप प्रयास करें कि उनके कुछ प्रश्न है उसका जवाब देने के लिए आप कुछ कहें। जैसे सबसे पहले मिस्टर रोहित शर्मा हैं, तो इनकी एक क्वेश्चन है, हाउ वुड द प्रेजेंट डेज फार्मर बी बेनिफिटेड हैड वी फॉलोड द फुट स्टेप ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती। यानी कहने का इनका तात्पर्य है कि वर्तमान के किसान सहजानंद सरस्वती की जो बताई गई बातें थी उस पर कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। आप इसकी कुछ शब्दों में इनका जवाब दें। धन्यवाद भाई रोहित शर्मा जी, जो आपने प्रश्न पूछा है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित शर्मा जी। क्वेश्चन बड़ा ज्वलंत है, लेकिन कोई भी नीति सफल तभी होती है जब तक सरकार उस पर अमल नहीं करती है। अगर सरकार को इसके लिए एक रोड मैप बनाने की आज भी आवश्यकता है कि किसानों के विकास के लिए या स्वामी सहजानंद सरस्वती की बातों को सफल बनाने के लिए एक नए रोड मैप बनाने की आज भी आवश्यकता है। और ये रोड मैप किसान से जुड़े हुए जो हैं वो सरकार के द्वारा ही बनाया जाएगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि किसान आज भी दयनीय स्थिति में है और इसको अपलिफ्ट करने के लिए सरकार को ही आगे आना होगा। यानी सरकार को एक नए रोड बनाने की जरूरत है, जिससे कि हम स्वामी जी के बातों से हम किसान को लाभान्वित कर पाएं और हम यह स्थापित कर पाएं कि वास्तव में किसान ही हमारे भगवान हैं। धन्यवाद। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके जितेंद्र भेलोरिया, जो गया से रहने वाले हैं, इनका कहना है और ये जानना चाहते हैं कि स्वामी जी का सपना अधूरा रहा है। आजादी के बाद किसान को भारतीय संविधान में उचित स्थान नहीं दिया गया। कृषि को संघ सूची में न रखकर राज्य सूची में क्यों रखा, जबकि उसकी लोकतंत्र में भागीदारी 75% आबादी के करीब थी। आजादी के समय इनको एक जगह संगठित नहीं होने देना संविधान निर्माता की चालाकी दिखाई देती है और आज किसानों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है, जबकि मूल्य निर्धारण सच संघ सूची में है। ऐसा क्यों? बहुत राइट जितेंद्र जी, क्वेश्चन बड़ा बढ़िया किया आपने और इसका कई कारण है। पहले तो मैं जिस बात की चर्चा कर रहा था कि आजादी के पहले हमारे किसानों की स्थिति कितनी दयनीय थी, यानी कि उस समय किसानों को देखने वाला कोई नहीं था। साहूकार हो, चाहे आंग्ल सरकार हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, चाहे साहूकार हो, सभी के द्वारा ये वर्ग का शोषण किया जा रहा था। तो आजादी के पहले जो स्ट्रक्चर था और जमींदारों के हाथ ही
ये लोग का जीवन पोषण चल रहा था, यानी काफी शोषित हो रहे थे। तो उस समय कोई ऐसा नेता, माने किसान के विकास के लिए कोई ऐसा नेता नहीं था कि इस प्रकार का खुल के ब्रिटिश हुकूमत में बात को रख सके कि कैसे हम सोशल जस्टिस कर सकते हैं। पहला ही व्यक्ति स्वामी सहजानंद सरस्वती थे जो ये बात को धरातल पर रखा, पटल पर रखा कि किसान को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, उनको शोषण से मुक्त करना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसलिए किसान सभा और किसान को संगठित किया कि उसे न्याय मिलना चाहिए। आज के डेट में जो बात आपने कहा वास्तव में सत्य है कि गवर्नमेंट को इसमें काम करने की जरूरत थी। उसी समय से बहुत बीच में गवर्नमेंट भी उस समय का जो था वो किसान आंदोलन को दबा देना चाहता था, जिससे काफी स्वामी को काफी कष्ट भी हुआ और स्वामी जी ने अपने को तटस्थ भी कर लिया। स्वामी जी उसका गति जो था किसान आंदोलन वो बंद भी पड़ गई थी, लेकिन दोबारा फिर उन्होंने इसके परेशानी को देखा कि हमारे किसान वर्ग की क्या स्थिति है और उन्होंने पुनः उसको जनचेतना का काम किया। लेकिन वर्तमान में गवर्नमेंट को, जो आप बता रहे हैं, वो गवर्नमेंट को ही करने की जरूरत है। जितनी बातें हैं कि संविधान में या कैसे हम इसको स्थान दें, ये सारी बात किसान तक, किसान के नेताओं को वर्तमान समय में जरूरत है कि भारत सरकार को इस पर ध्यान आकर्षित करे और जो अधिकार अभी आजादी के बाद 70 साल तक नहीं मिल पाया, वो अधिकार आज भी किसान नेताओं की ड्यूटी बनती है कि सरकार को आंख खोले और सरकार को ध्यान आकर्षित करे कि आप हमारे भारतीय किसान के लिए ये कार्य को करें, तभी भारतीय किसान के साथ सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद। चलिए दिलीप जी, दिलीप जी, दिलीप जी, दिलीप जी, देखो आवाज काहे बंद हो गया जी? आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? आपकी आ रही है। चलिए ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। दिलीप जी का आवाज नहीं आ रहा है ना? नहीं, वो अभी डिस्कनेक्ट हो गए। डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए, तो और कोई हो तो बताएं। 6:47 हुआ है अभी। आवाज जा रही है। दिलीप जी, दिलीप जी, एक बार पूछ लेता हूँ मैं उनसे। संपर्क किया जाए, फिर हम लोग समापन की ओर चलेंगे। हम ठंडा हो गया तो हाँ मनोज जी, चल रहे हैं, हो गया। हट जाइए सर, हम निकल रहे हैं। हाँ, किसको? हाँ देवाजी, ठीक है किया, आपको ठीक है किया ना। हाँ नहीं ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। दशहरा का टाइम है, आपको 200 दे देना चाहिए। शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं दिलीप सर, वो नहीं आ पा रहे हैं। एंड आई गेस देयर इज नो मोर क्वेश्चन सर। चलिए हम लोग अब धन्यवाद ज्ञापन की ओर चले। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए,
आप लोग ओके। सभी पार्टिसिपेंट को मेरी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग अब मोबाइल पर ही बात करके धन्यवाद दे देंगे, ठीक है ना? ओके, चलिए, थैंक यू थैंक सर। यू। ओके, ओके, शुभ रात्रि।